हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सिक्स अलायंस। सिक्स अलायंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत देखेंगे कि भारतीय संविधान में कहाँ से क्या स्रोत लिया गया है, उसके बारे में देखेंगे। और होपफुली आपको पिछले सारे लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। आइए शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे कि प्रस्तावना की भाषा। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो प्रस्तावना है वो प्रस्तावना प्रेरित, तो अगर बात की जाए, खाली अगर प्रस्तावना पूछ ली जाए कि प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, प्रेरित कहाँ से, तो प्रेरित है वो आएगा तो यूएसए आएगा। और अगर प्रस्तावना की भाषा पूछ ले कि भाषा कहाँ से, तो वो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई। उसके बाद बात करेंगे संप्रति सूची की। तो हम देखेंगे कि अभी जो भारतीय संविधान है उसमें सूचियों का प्रावधान, जैसे कि हम देखेंगे कि अनुसूची 7 में संघ सूची, राज्य सूची और संप्रति सूची, इन 3 सूचियों की बात की गई है। तो इनमें से जो संप्रति सूची है उसका है वो कहाँ से प्रेरित है, तो वो ऑस्ट्रेलिया से है। उसके बाद देखेंगे कि शक्तियों का विभाजन। तो ये एक तरह से शक्तियों का विभाजन ही है, और शक्तियों का विभाजन भी है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। उसके बाद देखेंगे कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है। इसमें ये होता है कि आप धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, इन अगर 2 विधेयकों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सामान्य विधेयक के लिए अगर कहीं पे भी है वो पास नहीं हो रहा, तो उसके लिए है वो संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया। और ये आर्टिकल 108 के तहत है इसका प्रावधान किया गया। और इसकी बेसिकली ये है कि इसकी जो अध्यक्षता है वो लोकसभा स्पीकर करेगा, और इसका जो रूल रेगुलेशन होगा वो लोकसभा की तरह ही काम करेंगे। और जो संयुक्त बैठक है उसको बुलाता है प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति है उस संयुक्त बैठक को बुलाएगा। उसके बाद देखेंगे सोवियत रूस से। तो सोवियत रूस से है वो मूल कर्तव्य लिए गए हैं, और मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 क में शामिल किया गया है। और अनुच्छेद की बात की जाए तो ये 51 क में शामिल है। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, उसके उसने है वो सिफारिश की थी। तो उसने हालांकि 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ की सिफारिश की थी। और 42 संविधान संशोधन 1976 के तहत है वो 10 जो मूल कर्तव्य है वो जोड़े गए थे। और 11वां मूल कर्तव्य है वो 86 अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, जो कि शिक्षा से संबंधित था। तो ये 11th जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ था उसको ऐड किया गया था। अगर पूछ लिया जाए कि मूल कर्तव्य मूल संविधान में ये थे या नहीं, तो मूल संविधान में इनका उल्लेख नहीं था, बाद में इनको है शामिल किया गया था। अगर लिखित रूप में बात की जाए तो किन किन के संविधान में है वो ये लिखित रूप में है, तो अभी वर्तमान में है भारत तथा जापान है। ये 2 ऐसे देश हैं जहाँ पर है वो मूल कर्तव्य लिखित रूप में है वो संविधान में शामिल है। उसके बाद बात की जाए फ्रांस से क्या लेगा। फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये तीनों सिद्धांत है वो फ्रांस से प्रभावित है। उसके बाद में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली होता है कि राष्ट्राध्यक्ष होता है, किसी देश का है वो राष्ट्राध्यक्ष होता है, उसका अगर निर्वाचन होता है तब तो गणतंत्रात्मक। और अगर निर्वाचन यानी वंशानुगत नहीं होता है वो, जैसे ब्रिटेन में सम्राट है वो वंशानुगत होता है, वैसे भारत में वंशानुगत वंशानुगत है वो नहीं है। उसके बाद देखेंगे कनाडा से क्या लेगा, तो संघीय शासन प्रणाली। यहाँ पे है फिर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, यूएसए मत कर देना अगर ऑप्शन में है तो। यूएसए से है वो संघीय शासन प्रणाली का प्रावधान नहीं है, संघीय शासन प्रणाली का प्रावधान है वो कनाडा से दिया गया। उसके बाद में अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान मैंने बताया था कि 7वीं अनुसूची में जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ये 3 दी गई थी। और इसमें जो सब्जेक्ट बच गए थे उनके लिए वो अवशिष्ट शक्तियों का है वो प्रावधान किया गया था। उसके बाद में है राज्यपाल की नियुक्ति, और ये केंद्र सरकार के है वो प्रतिनिधि के तौर पे है वो कार्य करता है। तो ये चीज़ें है वो कनाडा से ली गई। उसके बाद बात करते हैं आयरलैंड से क्या लिया गया। तो आयरलैंड से है वो नीति निर्देशक तत्व लिए गए। नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, और ये भारतीय संविधान के भाग 4 में है वो इनका उल्लेख किया गया है। और आर्टिकल की बात की जाए तो ये आर्टिकल 36 से लेकर है वो 51 तक शामिल है। और ये देखते हैं कि ये राज्य पर बाध्य नहीं है,
इसीलिए ये सकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। राज्य के लिए वो सकारात्मक प्रवृत्ति। राज्य के पास अगर संसाधन है तो वो इन अनुच्छेदों को लागू कर सकता है, लेकिन ये इसके लिए वो राज्य को बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड से लेकर राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का प्रावधान। अब देखते हैं कि जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन आते हैं। तो राष्ट्रपति और इसके निर्वाचक मंडल में सबसे पहले आते हैं संसद के है वो निर्वासित सदस्य। सबसे पहले संसद के निर्वासित सदस्य, इसमें ध्यान रखना है कि मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। दूसरा है विधानमंडल में विधानसभा, विधानसभा के निर्वासित सदस्य। अब इसमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि विधानसभा में है वो मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। उसके बाद में दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वासित सदस्य, और यहाँ पे ध्यान रखना है कि विधान परिषद के सदस्य वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। उसके बाद में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, लोकसभा में 2 सदस्यों का, और संसद में अगर पूछे तो 14 सदस्यों का है वो मनोनयन किया जाता है। और फिलहाल है वो एंग्लो इंडियन के मनोनयन के प्रावधान को है वो स्थगित कर दिया गया है। उसके बाद देखेंगे कि अमेरिका से क्या लिया गया, ये फिर से रिपीट हो गया। उद्देश्य का संबंधित विचार है वो यूएसए से अडॉप्ट किया गया है, और इसमें भाषा आ जाए तो फिर वो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, और यहाँ पे हम देखेंगे आर्टिकल 61, इसमें है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। अब यहाँ ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं। तो इसमें ध्यान रखना है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें संसद के सभी सदस्य भाग लेंगे, संसद के सभी सदस्य, और सभी सदस्यों में यहाँ पे नॉमिनेटेड प्लस इलेक्टेड बोथ मेंबर्स। और यहाँ पे विधानमंडल के सदस्य है वो भाग नहीं लेंगे, यानी विधानमंडल के सदस्य इसमें, विधानमंडल या विधानसभा के सदस्य इसमें भाग नहीं लेंगे। उसके बाद में मूल अधिकार संबंधित प्रावधान, ये अमेरिका से लेकर उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान, जो कि राज्यसभा का है वो पदेन सभापति भी होता है। अब हम बात करेंगे वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 के तहत है वो आता है भारतीय संविधान में, और अगर भारतीय संविधान के भाग 18 में है वो वित्तीय आपातकाल से संबंधित है वो उल्लेख किया गया। उसमें से एक 360 है, इसके अलावा 352 और 356 भी है। उसके बाद में न्यायिक पुनरावलोकन। भारतीय संविधान में हालांकि न्यायिक पुनरावलोकन का सीधे रूप से है वो कहीं उल्लेख नहीं है, और लेकिन आर्टिकल 13 के अंदर है वो ऐसे कोई भी कानून या प्रावधान जो कि संसद द्वारा किया जाता है जो कि असंवैधानिक होगा, उनको है वो न्यायालय शून्य घोषित कर देगा। तो ये एक तरह से है उसको न्यायिक पुनरावलोकन हम लोग मान सकते हैं। उसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका, आर्टिकल 50 के तहत इसको मान सकते हैं। और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के है वो हटाने की प्रक्रिया का भी जो प्रावधान है वो अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद देखेंगे हम ब्रिटेन से क्या लिया गया, संसदीय शासन व्यवस्था है ब्रिटेन से। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि संघीय शासन व्यवस्था पूछे तो वो यूएसए ना होगा, कनाडा होगा, ये ध्यान रखना है। द्विसदनीय व्यवस्थापिका, राज्यसभा लोकसभा, लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व। एक तो सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होता है और एक व्यक्तिगत रूप से भी उत्तरदायित्व होता है। ये आर्टिकल 75(2) और 75(3) के तहत आते हैं। उसके बाद विधि का शासन, एकल नागरिकता। अगर कोई भी व्यक्ति भारत के बाहर जाकर किसी दूसरे देश की है वो नागरिकता ले लेता है तो भारत की नागरिकता है वो स्वतः ही उसकी समाप्त हो जाएगी। विधायिका के सदस्यों को विशेषाधिकार, ये ब्रिटेन से ले गए। उसके बाद देखते हैं जापान से क्या, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो जापान से ले गए। जर्मनी से है वो आपातकालीन उपबंध लिया गया। ये आपातकालीन उपबंध संविधान के भाग 18 में उल्लेखित है। और 352 राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रीय आपात, 356 है वो संवैधानिक तंत्र की विफलता राज्यों में राष्ट्रपति शासन कह सकते हैं, 360 है वो वित्तीय आपातकाल। उसके बाद देखते हैं हम दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, तो दक्षिण अफ्रीका से है वो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, आर्टिकल 368 के तहत है वो भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान दिया गया। उसके बाद है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, यानी हर
जो 2 साल में जिनका इलेक्टेड होते रहते हैं, तो ये इनका जो निर्वाचन कैसे होता था इससे संबंधित प्रावधान है वो इस दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। होपफुली आपको सारे संविधान के जो इतने भी स्रोत है जो इम्पोर्टेंट है वो बता दिए गए। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल शिक्षा अलायंस, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।